नमस्कार सर। मिताक्षी जी, आपको नमस्कार। नमस्ते आनंद जी। पिछले 2 दिनों में हम लोग हमारी जो बातचीत हुई है इस विषय के बारे में कि हम भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व जो पुलिसकर्मी हैं, खासकर जो मध्य पुलिस बलों से आते हैं, जिस तरह हमारा बीएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, सीआईएफ हुआ और बाद में आईटीबीपी, सशस्त्र सेना बल, ये सब है। तो ये सब आते हैं अपने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जिनको बोलते हैं, या केंद्रीय अर्धसैनिक बल। तो उनके भूतपूर्व जो सैनिक और हमारे सेना के जो सैनिक हैं, उनका बेसिकली क्या होता है, सर्विस टाइम होता है लगभग वो 20 साल या 25 साल करने के बाद या 28 साल करने के बाद सेना में अगर आप देखें तो सूबेदार की पदवी या एयरफोर्स के अंदर वारंट ऑफ पदवी के बाद रिटायर होते हैं। अगर उनसे पहले उनकी पदोन्नति हो जाती है तो वो सूबेदार मेजर बन के 32 साल तक वो काम करते हैं, जिसको वायुसेना के अंदर वो बोलते हैं मास्टर वारंट ऑफिसर, या अपने नौसेना के अंदर वो बोलते हैं कि मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर ग्रेड 1। तो मोटा मोटी ये है कि जो व्यक्ति एक औसत पे अगर 28 साल या 25 साल या 20 साल सर्विस करने के बाद या तो वो सेवानिवृत्त होता है अपने कोर्स ऑफ टाइम पे, या खुद के मर्जी के मतलब खुद के निर्णय पे कि मैं 20 साल के बाद पेंशन लेने के बाद रिटायर हो जाऊं। तो ज्यादातर केस में क्या होता है, रिटायर होने के बाद हमारे देश के अंदर एक खास एक किस्म का एक प्रॉब्लम पाया गया है कि सेना से रिटायर होने के बाद सैनिक, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये शायद एक मिथ्य है कि जो भी सेना में है वो सब बंदूक लेके लड़ाई करता है। एक्चुअली आपको एक बात बताना चाहता हूं, सबको मैं सबके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ कि अगर 10 सैनिक हमारे सेना के अंदर हैं, उनमें से सिर्फ 6 लोग हैं ऐसे लोग होंगे जो बंदूक लेके एक्चुअली सेना में पैदल, यानी पैदल जो मोर्चा होता है उसको संभालते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्फेंट्री। जो 4 व्यक्ति होते हैं, वो 4 व्यक्ति सपोर्ट आर्म में काम करते हैं, जिसके अंदर आर्मी सर्विस कोर आता है, सिग्नल आता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है, इंजीनियरिंग आता है। इन सबका काम है कि पैदल दल का वो मदद करें और उनके लिए पुलिया बनाएं, उनके लिए बिजली का काम करें, उनके वाहनों का मतलब परिचालन करें। तो इन सब विंग्स को डिफरेंट मतलब कोर्स में बांटा जाता है, जिसको बोलते हैं हम सर्विस विंग्स और सर्विस कोर्स। और बाकी जो होता है जिसका हमने बहुत मतलब आप देखा होगा, मराठा लाइट इन्फेंट्री, सिख लाइट इन्फेंट्री, या अपना गोरखा राइफल्स, ये सब आते हैं इन्फेंट्री के अंदर। तो 10 सैनिकों में से अगर आप देखें तो 6 सैनिक ऐसे होते हैं जो एक्चुअल बंदूक पकड़ के दुश्मनों का सामना करते हैं। 4 सैनिक ऐसे होंगे जो उनकी मदद करते हैं, इंक्लूडिंग आर्मी मेडिकल कोर, जो सेना में चिकित्सा का उनका वो कार्यभार होता है। ठीक है। अब सैनिक बेसिकली मतलब एक इन्फेंट्री का हो या सपोर्ट विंग का, जब वो अपना सर्विस टाइम यानी 20 साल या 28 साल के बाद जब वो रिटायर होता है, ज्यादातर केस में क्या होता है, उसका जो रीसेटलमेंट होता है, हमारे देश के अंदर ये पाया गया है कि उसको रीसेटलमेंट के लिए या तो उसको सेफ्टी ऑफिसर की नौकरी मिलती है कहीं पर, अगर वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, या अगर वो हवलदार या नायब सूबेदार की पद से ऊपर रिटायर हुआ है तो उसको कहीं सेफ्टी ऑफिसर की जगह मिलती है। अगर वो सूबेदार या सूबेदार मेजर रिटायर उस पे रिटायर हुआ है तो उसको चीफ सेफ्टी ऑफिसर या उससे कम पदवी यानी पद पे अगर रिटायर होता है तो उसको क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि भैया आप ये काम कर, आपको नौकरी मिलेगी किसी गेट कीपर की तरह या किसी सेंट्री या किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह। तो इसमें होता क्या है, सेना के अंदर जो जो विविध उनको ट्रेनिंग दी जाती है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोल्जर, उनको गाड़ी मैकेनिक का, ड्राइविंग का, टेलीकम्युनिकेशंस का, पुलिया बनाने का, बेसिक बिजली का, इन सब का ट्रेनिंग दिया जाता है हर सैनिक को। वो एक अलग चीज है कि अगर जो इंजीनियर का आदमी हो उसको पुलिया बनाने का और सिविल सर्विसेज जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस या फायर सेफ्टी का, इन सब पर ट्रेनिंग उनको दिया जाता है डिफरेंट लेवल्स पे। तो जब वो सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं या सेंट्री का काम करते हैं तो उनका वो पूरा ट्रेनिंग मेरे ख्याल से कुछ दिन में लुप्त हो जाता है, बाद में वो उसी लेवल पे रह जाते हैं। तो जिस तरह सरकार अभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए उन्होंने काफी काम किया है, हमारी वर्तमान सरकार ने पिछले 3-4 साल पहले उनके लिए औरफ का एक सिस्टम लेके आए थे। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो आज की युवा पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं, कौशल्य भारत या स्किल डेवलपमेंट की हम काफी बात कर रहे हैं। तो मेरा ये विचार था जो मैंने आपसे भी मैंने शेयर किया था कुछ दिन पहले, मैंने आपसे मतलब इसके बारे में हमारी बातचीत भी हुई थी कि भूतपूर्व सैनिकों का मनोबल, भूतपूर्व सैनिकों का वो उत्साह, भूतपूर्व सैनिकों का वो जज्बा या उनका जो अनुभव है, उसको अगर हम स्किल डेवलपमेंट के अंदर लेके आए तो हमारे जो युवा हैं, हमारे जो देश की जो अगली पीढ़ी जो आने वाली है, उस युवा में उनके अंदर मतलब कौशल्य के ऊपर उनके पास एक रहेगा उत्साह, देश के लिए एक देश प्रेम, जिससे वो काफी अच्छे नागरिक बन पाएंगे। और जहां भी वो नौकरी करेंगे वहां पर वो एक उत्कृष्ट एम्प्लॉय की तरह या उत्कृष्ट मतलब कर्मचारी की तरह उनको उभरने में काफी मदद मिलेगी। और जिस तरह एक
एक व्यक्ति किसी भी स्तर पे हो, चाहे वो जनरल मैनेजर के स्तर पे हो या हेल्पर के स्तर पे हो, आपको एक बात के जान के मतलब ताज्जुब होगा कि हर एक स्तर का व्यक्ति अगर निष्ठा से काम करे, अगर वो एक समाज में रहता है तो समाज की उन्नति होती है, एक कंपनी में रहता है तो कंपनी की उन्नति होती है। अगर देश के नागरिक सभी पूरे निष्ठा के साथ काम करें तो देश की तरक्की ऑटोमेटिकली हो जाती है। और इसका लाइव एग्जांपल है सिंगापुर, जो लगभग 50 साल पहले सिर्फ मछुआरों का एक गांव हुआ करता था और आज आज हम जानते हैं कि सिंगापुर क्या है। तो वहां की सरकार ने लोगों के अंदर ये बोला कि आप सब लोग देश के नागरिक भी हैं, आप सब लोग देश के सैनिक भी हैं, और इसी निष्ठा के भाव को उनके अंदर रखते हुए आज सिंगापुर संसार का शायद ऐसा एक ही देश है जहां पर सब नागरिक उनके सब सैनिक हैं और सभी नागरिक भी हैं, और वो जहां भी काम करें देश के अंदर या देश के बाहर, वो पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं और उनके ऊपर किसी तरह का कोई संदेह नहीं किया जाता है। अगर वो कहीं भी जाए, चाहे वो अमेरिका जाए, जर्मन जाए, अगर आप उनको दिखाएं कि सिंगापुर का पासपोर्ट है, तो एक तरह का मतलब आदर के साथ, एक तरह की इज्जत के साथ उनको देखा जाता है, क्योंकि उनके बारे में एक छवि बन गई है कि वो सिंगापुर के जो नागरिक हैं उनके अंदर एक अनुशासन है, एक निष्ठा है, और वो चाहे कहीं भी काम करे, देश के अंदर, देश के बाहर, देश के अंदर की सेनाओं में या देश के बाहर किसी कंपनी में, वो हर जगह निष्ठा से काम करेंगे और कंपनी को आगे बढ़ाने में वो बहुत मददगार है। तो इस तरह की एक छवि को लेके आना, इस तरह की एक मतलब क्या बोलते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग करना, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ कौशल्य से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपसे मैं इससे पहले भी शायद बात कर चुका हूँ कि आज की युवा पीढ़ी को इस देश की जो हमारी एंशिएंट ग्लोरी जिसको हम बोलते हैं कि हमारा जो एक शानदार जो हमारी परंपरा रही है, शानदार हमारी जो सभ्यता रही है, उसके बारे में ना कोई ज्ञान है, ना उसके बारे में उनको कोई उत्साह है, ना जानने की कोई जिज्ञासा है। उनको उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। अगर 4 युवकों के सामने आज अगर आप देश की बात करें, तो मेरे ख्याल से 10 मिनट बाद सब गायब हो जाएँगे, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आज की स्थिति ये है, और मुझे लगता है कि अध्यापक जो नॉर्मल काम करते थे वो अपने करेंगे, लेकिन सैनिकों का जो हमारा जो अनुभव जो अभी आज की तारीख में अगर आप देखें, जो उनका जो अनुभव है, उनके सेवा के बाद, उनकी सेवावृत्ति के बाद जो मतलब अंदेशा किया जा रहा है उसका, उसका अगर भरपूर हम प्रयोग करें, तो मुझे लगता है कि युवकों को और युवकों के अंदर कुशलता के साथ उनके अंदर देशभक्ति की भावना, उनके अंदर जो जागरूकता आएगी देश के बारे में वो, और सबसे बड़ी बात जो बोलते हैं इनिशिएटिव लेने का जो काम है कि मुझे खुद आगे बढ़ के काम करना है, मुझे खुद परिश्रम करना है और मुझे अपने लिए एक नाम कमाना है। इस तरह के जो भावनाएं हैं, सिर्फ एक सैनिक आपके अंदर डाल सकता है, बाकी नहीं डाल सकता। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि मेरे सामने, क्योंकि मैं खुद एक सैनिक का बेटा हूँ, और मेरे सामने मैंने जो देखा अपने जीवन काल में ये है कि जहाँ 12 साल की आपकी स्कूल की शिक्षा फेल कर जाती है, फेल का मतलब मेरा ये है कि अगर आप देखें कि आज की तारीख में इंडिया के अंदर, भारत के अंदर लाखों स्कूल हैं, गवर्नमेंट के अंदर लाखों स्कूल हैं, प्राइवेट के अंदर। अगर सबको एक एक तरह से मतलब आप एक तरह से आप उसका सबका समावेश समावेश कर रहे हैं, तो 12 साल के उस क्या बोलते हैं विद्या के उस दीक्षा पीरियड के विद्या को उसके दीक्षांत के बाद अगर देखें, तो सिर्फ आपको मेरे ख्याल से 10 या 15% के ऊपर आपको स्टूडेंट्स को नहीं नजर आएंगे जिनको देश के बारे में कोई जागरूकता है या देश के बारे में कोई देशभक्ति है। तो बाकी 85% तो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भैया उनके इसमें नंबर आ गए, कहीं नौकरी लग गई, कुछ कर लिया और अपना गुजारा कर लिया। तो उनमें वो जागरूकता नहीं है, उनमें वो एक्टिव जज्बा नहीं है। लेकिन जो काम, जैसा मैंने आपसे कह रहा था, जो काम 12 साल की अपनी जो क्या बोलते हैं पाठ्यक्रम, 12 साल का जो पाठ्यक्रम है, जो काम वो नहीं कर सकता, मुझे पूरा विश्वास है कि 12 महीने का वो जो सैनिक कोर्स होता है, जहाँ पर एक छात्र, चाहे वो 10वीं क्लास हो या 12वीं क्लास हो या डिप्लोमा हो, जब वो सेना के अंदर भर्ती होता है तो उसका बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होता है लगभग 10 महीने का, जिसको मैं 12 महीने बोल रहा हूँ। 12 महीने का ये जो कोर्स है, ये वो काम कर जाता है जो 12 साल का स्कूल का पाठ्यक्रम नहीं कर पाता। और आप देखें कि जो सैनिक होते हैं वो भी हमारी तरह आम नागरिक होते हैं, और वो कई पृष्ठभूमियों से आते हैं। कोई ग्रामीण, कोई मतलब बहुत देहाती इलाके से, कोई किसान का बेटा, कोई मतलब ट्राइबल आता है, और कोई अग्रणी जाति के भी आते हैं, तो उसको ये नहीं है। लेकिन जब आप सेना के अंदर जुड़ते हो, वो सब एक जैसे बन जाते हैं। और कि जहाँ पर हम कह रहे हैं कि भैया हमारी शिक्षा नीति बदलो ताकि हमारे युवक बदले। आपको एक बात बताता हूँ, सेना में सिर्फ 3 किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है 12 महीने के अंदर। एक है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, और तीसरा है उस रेजिमेंट या उस संस्था का इतिहास।
सिख रेजिमेंट के अंदर अगर आप किसी सैनिक को देख लें, शारीरिक और मेंटल प्रिपेयर्डनेस के साथ उनको सिखाया जाता है और बताया जाता है कि हमारा जो रेजिमेंट है इसकी पिछले 250 या 200 साल का इतिहास कितना गौरवशाली है। हम सब महाराणा रंजीत सिंह के हम एक्चुअली वंशज हैं और किसी भी अगर रणभूमि में जिस तरह केसरी फिल्म में आपको देखा कि 21 सिख सिपाहियों ने 10,000 अफगानियों को लगभग 20 घंटे रोक के रखा अपने सरहद पार करने से। हर रेजिमेंट का यही किस्सा है। अगर मैं मद्रास रेजिमेंट की बात करूं, उनके रेजिमेंटल सेंटर जो उसी के पास वेलिंगटन में है, उन्होंने अपने रेजिमेंट के ऊपर उस क्या बोलते हैं हॉल ऑफ फेम बोलते हैं कि जहां पर उनके पूरे रेजिमेंट का जो 250 साल का जो इतिहास है उसको उन्होंने एक पूरे बंगला के अंदर सजा हुआ है। उनको बोलते हैं गरिमा, जो पूरी उनके रेजिमेंट की 250 साल की जो गरिमा है, जो गर्व है, उन्होंने पूरा सजा कर रखा हुआ है अपने म्यूजियम में। सैनिकों को हर हफ्ता या हर महीना वहां लेके जाया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपके जो पूर्वज रहे हैं या आपके जो सीनियर रेजिमेंट बनाए हैं उन्होंने देश के लिए क्या किया है और आपको उसी स्तर मेंटेन करने का है, वही स्तर आपको मेंटेन करने का है। मैंने एक बार देखा था कि एक वीडियो में, मैं तो अंदर नहीं गया, वहां पर देखा था कि हैदर अली का तलवार था और उस रेजिमेंट में एक ये हादसा है, उस रेजिमेंट में बताया गया था कि हैदर अली जैसा जो महायोद्धा था, आपके रेजिमेंट के सिपाही जो हमारे दादा या नाना रहे होंगे, उन्होंने मिलकर उसको हराया। रणभूमि से उसकी उसकी तलवार लेके उन्होंने अपने दीवारों पर टंगाया कि भैया ये मेरा वीरता का एक निशान है या उसका एक प्रतीक। तो इस तरह के जब हम लोग ये मतलब ये जो कहानियां जो सुनते हैं, जो अपना जो सिपाही जो उभरते हुए सिपाही होते हैं, ये इस तरह की जो कहानियां सुनते हैं तो उससे वो प्रेरित होके वो अपने क्या बोलते हैं आर्मी के अंदर तो मतलब एक कॉव है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा, उसके अंदर बोलते हैं नाम नमक और निशान। नाम नमक और निशान के लिए वो अपने प्राण त्याग करने के रेडी हो जाते हैं, एकदम तैयार हो जाते हैं कि भैया प्राण जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे रेजिमेंट का नाम, उसका निशान और नमक वो हमेशा ऊपर रहे और देश का तिरंगा किसी भी हालत में कहीं लहराए, उसके लिए अगर सर्वोच्च बलिदान उनको देना पड़े तो वो दे देंगे। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, इस तरह की जो मतलब उनके अंदर जो जज्बा है, जो देशभक्ति है, तो जब वो अध्यापक बनेंगे और खासकर मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो सैनिक किसी अपने अवस्था की वजह से या पर्सनल रीजन की वजह से अगर जिन्होंने सेना में 20 साल सर्विस ना करते हुए जिन्होंने 17 साल या 18 साल में जिन्होंने नौकरी से बाहर आ चुके हैं और दुर्भाग्यवश अगर उनको पेंशन नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को मतलब हमें प्राथमिकता देनी चाहिए अध्यापक बनने के लिए, ताकि वो अपने जो सेना का जो अनुभव है, वहाँ का जो ट्रेनिंग है, वो अपने कौशल्य भारत के अंदर दे पाए और क्योंकि वो मनोनीत होंगे कहीं पर और उनको कहीं नियुक्त किया जाएगा अध्यापक की तरफ, तो अगर उनको पेंशन ना मिलता हो और पेंशन की व्यवस्था के बदले अगर उनको नौकरी मिल जाए किसी टीचर के बदले में, तो मेरे ख्याल से उनका मनोबल बहुत बढ़ेगा और हमेशा वो हमारे आभारी रहेंगे हमारे सरकार या व्यवस्था के कि अगर ये व्यवस्था नहीं होती, अगर मुझे अगर ये अवसर नहीं मिलता, तो शायद मेरी जिंदगी किसी मतलब सरकारी कारखाने या किसी सरकारी मतलब बिल्डिंग के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह मैं जिंदगी बिता देता, अगर ये मौका मुझे नहीं मिलता। तो तो मैं मोटा-मोटी एक्चुअली समराइज़ करने के लिए यही कह रहा था कि एक तरफ हमारा जो अनुभव है भूतपूर्व सैनिकों का और भूतपूर्व पुलिसकर्मियों का, वो एक तरफ है जो इस देश की सेना या इस देश की सरकार उन पे बहुत खर्च करती है और अ, उनके सेवा के उनके सेवा के बाहर निकलने के बाद या सेवानिवृत्त होने के बाद जो उनकी सेवाएँ हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक अवसर है इस देश के लिए कि हम उनको नियुक्त करें और उनसे दीक्षा लें हमारे युवकों के लिए, ताकि युवक भी आगे बढ़ के अपने-अपने नौकरियों में, चाहे वो नागरिक हो या सैनिक हो, वो उनसे पूरी दीक्षा लेके उसी तरह की देशभक्ति उनके अंदर पनपे और वो देशभक्ति उनके काम में, चाहे वो नागरिक हो, किसी उद्यम में काम करें, किसी दफ्तर में काम करें या सरकारी नौकरियों में हो या सेना में ही हो, तो उनमें ये बदलाव एकदम नज़र आएगा और आपको मेरे ख्याल से अगले 20 या मेरे ख्याल से 10 या 20 साल इस देश के जो आम नागरिक है, उसके बर्ताव में, उसके सिविल सर्विस में आपको काफ़ी बदलाव नज़र आएगा। ये एकदम अवश्य बात है, ये एकदम निश्चित बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मिताक्षर जी आपको कोई संदेह है तो पूछिए, कोई सवाल है तो पूछिए, तो हम थोड़ा मतलब इंटरैक्टिव सेशन कर लेते हैं। जी, मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। बिल्कुल आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से
इस सब्जेक्ट को रखा। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना? हेलो, आपकी आवाज एकदम ठीक आ रही है, आप बताएं। ठीक है, ठीक है। तो मैं अभी, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, मतलब मैं जितना भी है मैं उसके आपको बता रहा हूँ कि मैं एनसीसी में था, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, कह सकते हैं कि ये एक आर्मी का, मैं आर्मी विंग में था। तो ये डिफेंस से काफ़ी कुछ अटैच है। अगर कोई एक एनसीसी कैडेट अगर सीखना चाहे तो बहुत कुछ वहाँ से सीख सकता है। मतलब मैं अगर खुद के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने वहाँ डिसिप्लिन सीखा, डिसिप्लिन के साथ यूनिटी सीखी, कैसे अपनी टीम के साथ रहा जाता है। मुझे वहाँ लीडरशिप करने का भी मौका मिला, तो मैंने अपने कॉलेज के जो ग्रुप थे उनको लीड किया कई गेम्स में। और उसके अलावा काफी सारे अच्छे एक्सपीरियंस हुए, बहुत सारी चीजें सीखी, तो उससे एक सेंस डेवलप होता है कि कैसे हम अपनी लाइफ को एक बेटर वे में जी सकते हैं। तो जहां तक मैं सोचता हूँ कि जो देश में जिस तरह की चीजें हैं, जिस तरीके से चल रहा है, मुझे लगता है कि कई सारी जगहों पर देश में सेना के बहुत सारे जो नियम कायदे हैं या उनकी जो व्यवस्था है उसको लाने की जरूरत है। जैसा आपने बताया कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी जो कुशलता है, उनकी जो दक्षता है, उसका हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं यूथ को ट्रेन करने में। दूसरा मैं समझता हूँ कि जो एक आपने एसएसबी सिलेक्शन सिस्टम सुना होगा, मतलब एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस के ऑफिसर्स के सिलेक्शन प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है एसएसबी इंटरव्यू। तो मेरा सजेशन ये रहा है कि एसएसबी इंटरव्यू जो है उस तरह की सिलेक्शन प्रोसेस आईएएस और आईपीएस के लिए भी लागू होनी चाहिए। एसएसबी क्या करता है कि एसएसबी किसी भी ऑफिसर के अंदर जो भी कैंडिडेट है उसके अंदर वो क्वालिटीज देखता है कि उसके अंदर मॉरलिटी है या नहीं। 15 ऑफिसर वाइज क्वालिटी चेक की जाती है कि वो अलग अलग लेवल की क्वालिटीज होती है, ब्रेवरी है या नहीं, उसकी सर्विस के अकॉर्डिंग आगे वो जो सिलेक्शन के बाद जो सर्विस करेगा, सर्विस देगा देश के लिए, उसके लिए जो क्वालिटीज की जरूरत पड़ेगी, अपने फ्रंट पे, बॉर्डर पे अपने ट्रुप को लीड करना पड़ेगा। तो वहां पर उस सिचुएशन में वो कैसे डिसीजन लेगा, जो अचानक जो सिचुएशन आके खड़ी होगी, जैसे भी गालवान में भी और जो चाइना स्टैंड डाउन के समय पे ये सिचुएशन अभी खड़ी है, तो वहां पे जो इंस्टेंट डिसीजन है वहां के जो लोकल कमांडर्स हैं उनके हाथ में है। तो ये जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग, सेकंड्स में आप एक पूरे ट्रुप के लिए एक प्लानिंग खड़ी कर लेना, तो ये सब चीजें जो है वो उसमें चेक की जाती है। तो इसी तरीके का एक सिलेक्शन प्रोसेस प्रोकेडेवर आईएएस आईपीएस के लिए भी बनना चाहिए, जिसमें उनकी जो सर्विस के अकॉर्डिंग, सर्विस के हिसाब से मानक तय होने चाहिए उसके। जहाँ तक देखा जाता है यूपीएससी, आईएएस और आईपीएस के एग्जाम्स में कि पहले वो रिटर्न क्लियर करते हैं, फिर एक 15 से 20 मिनट का एक इंटरव्यू होता है, रिटर्न और प्री और मेंस क्लियर करते हैं, फिर एक उसका इंटरव्यू होता है। वो 20 से 25 मिनट के इंटरव्यू में डिसाइड हो जाता है कि देश की बागडोर आगे आने वाले समय में इस तरीके के अधिकारियों के हाथ में होगी, और हम क्या देखते हैं कि उसका खामियाजा हमें कैसे भुगतना पड़ता है। सिस्टम को अगर आप ठीक तरीके से गौर करके देखें तो ये देखने में आता है कि केवल नेता ही भ्रष्ट नहीं है, मतलब उनके भ्रष्ट होने में बहुत बड़ा हाथ अधिकारियों का भी है। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि अधिकारी अधिक भ्रष्ट होते हैं नेताओं से, क्योंकि नेता तो हर 5 साल में बदल जाते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं जमे रहते हैं। कई जो बहुत से महत्वपूर्ण स्कीम होती हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अधिकारी उसमें भ्रष्टता कर जाते हैं, नेताओं को उसका पता तक नहीं चलता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस तरह का अगर क्वालिटी सिलेक्शन आर्म फोर्सेस के लिए होता है, वैसे सिविल सर्विस के लिए भी हो, तो सिस्टम में बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि व्यक्ति का जो नेचर होता है वो कभी बदलता नहीं। और जहाँ तक मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, डिफेंस फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में जो ऑफिसर्स का जो सिलेक्शन होता है उसमें वो टोटली उनको क्लियर कर देते हैं कि हाँ यह बिल्कुल परफेक्ट है सर्विस देने के लिए। करप्शन के केसेस वहां भी होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आर्मी अपना फिर भी 100% देती है
देश की सुरक्षा में और उसको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसमें, लेकिन ऐसा हम दूसरी सर्विसेज में देख नहीं पाते। वो इसीलिए क्योंकि हम क्वालिटी लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं। और एक जगह और मैंने मतलब एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इसे सुना था मैंने कि गवर्नमेंट को ये जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड रिक्रूटमेंट होती है ये खत्म कर देनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव बेस्ड रिक्रूटमेंट किसी भी तरह का जो क्वालिटेटिव रिक्रूटमेंट होता है उसमें कहीं भी वो पार्ट नहीं ले पा रही है। इसमें जरूरत है आपको टैलेंट बेस्ड रिक्रूटमेंट की। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में बेटर है, मतलब उसका आप एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे आप उसका टेस्ट लीजिए, उसमें अगर वो चीज है तो वो आगे जाएगा। अदरवाइज होता क्या है कि बहुत पढ़ाकू लड़के बड़े बड़े एग्जाम पास कर जाते हैं, लेकिन पोस्ट पे जाकर के उनकी ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन वो उतना वो आउटपुट दे नहीं पाते जितना उन्हें देना चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ माधव जी, सिस्टम में बहुत बदलने की जरूरत है, और इसके लिए हम इसी तरीके से ज्यादा क्या होता है कि सिस्टम तभी बदलता है जब ज्यादा लोग जागरूक होते हैं। आप जैसे मान के चलिए कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि पिछले 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें बदली। ये सरकारें नहीं बदलती अगर यहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट है सही तरीके से काम करती। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपना मत दिया, उसके बाद तुरंत केंद्र सरकार एक्शन में आई। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण बिल पास किया और उसकी जो उनको मदद है वो उन्हें उसमें भी मिली लोकसभा चुनाव में। तो और उन्होंने पिछली बार से ज्यादा सीटें लेके आए और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहाँ चुनाव हारे थे वहां पे अच्छी खासी सीटें लेके आए। तो और ये हुआ तब जब लोग जाग गए थे, लोग समझ गए थे कि हाँ, कि अब हम नहीं सहेंगे, अब बहुत हो चुका है आपका और इसके आगे आपको बदलाव लाना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है मैं ये समझता हूँ कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना जरूरी है। अगर वो पहुंचेगा तो वो लोगों में, आम जनता में उसके प्रति एक समझ, जो एक आम समझ होती है वो डेवलप होगी। जैसे करप्शन के प्रति समझ है लेकिन गिव अप करने को लोग तैयार नहीं है, वैसे ही समझ सभी विषयों को लेकर के हो तो बहुत बदलाव हो सकते हैं। जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, फिर इसके लिए प्रयास काफी समय से चल रहा था और आखिरकार वो हो ही गया। अभी भी जो करिकुलम में भी चेंजेस होने, देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। माधव जी। हाँ, तो जहां तक देखिए आपने काफी अच्छी बात कही। तो सिस्टम अपना एक कोर्स लेगा, जैसा आपने कहा कि मतलब आइए, जिस तरह आर्म फोर्सेस के अंदर एसएसबी का एक प्रोसेस होता है और उस एसएसबी के अंदर मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखी जाती हैं, तो उसी तरह का जो आईपीएस आईएएस के अंदर भी होना चाहिए। सुझाव बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि मतलब उसमें भी अगर कुछ हम विचार अगले स्तर पे ले जाए तो काफी बदलाव आने के चांस है। डेफिनेटली ये देश के लिए बहुत हमारे लिए कार कर जाएगा, क्योंकि जैसा आपने कहा, क्योंकि एक कक्षा का जो सबसे ब्राइट छात्र होता है, जरूरी नहीं है कि वो स्कूल का कैप्टन बने और जरूरी नहीं कि जिंदगी में आगे जाके वो अपने भविष्य में अपने लिए कुछ कर पाए या समाज के लिए कुछ कर पाए। जो मध्यांतर में होते हैं, मतलब बीच के जो लेवल के होते हैं, काफी लोग शाइन कर जाते हैं, तो एक अलग बात है। तो जैसा आपने कहा कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर की जो पूरी जो होती है, वो ये देखते हैं कि वो उस बंदे ने कितने साल में कितना रट लिया। बेसिकली ये है कि कितना रट लिया, और रटने के बाद वो 3 घंटे के या 4 घंटे के एग्जाम में 2-4 स्तर के एग्जाम होते हैं, उसमें कितने अच्छे तरह लिखता है। ये तो हमारा सिस्टम ऐसा है, तो सिस्टम ही ऐसा है। बेसिकली वहां पर देखा क्या जा रहा है कि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कितना रट पा रहे हो और रटे हुए उस सब्जेक्ट को कितना फटाफट आप लिख पा रहे हो। बहुत बहुत सिंपल सी बात है, उसके ऊपर कुछ नहीं। लेकिन एसएसबी का क्वालिफिकेशन अलग है क्योंकि उस सर्विस की डिमांड अलग है। और जैसा आपने कहा कि उसी तरह का अगर कॉपी ना करें, अगर सिविल सर्विस के लिए हम लोग एक मेथोडोलॉजी बदले कि सिलेक्शन का प्रोसेस ये होना चाहिए, आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है थोड़े बदलाव के साथ, बहुत थोड़े बदलाव के साथ इंटरव्यू में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन या इंटरव्यू में कुछ एक स्टाइल बदलने से ही काफी हमारा मतलब क्या होता है, जो स्तर है, जो क्वालिटी है, उसके गुणवत्ता जो है उस नेतृत्व के अंदर, वो काफी मतलब बदलने का उसमें गुंजाइश है और ये देश के लिए भी अच्छा रहेगा। और आगे आपने एक बात कही कि अभी जो सरकार, वर्तमान सरकार है, उन्होंने एक और बदलाव किया है जो शायद आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने ये किया है कि जो व्यक्ति एसएससीबी में फेल हो जाता है, जो व्यक्ति एसएससीबी में फेल हो जाता है,
1 अंक 2 अंक या कुछ कम अंकों से। तो उन्होंने कहा है सब्जेक्ट टू योर फिजिकल फिटनेस एंड सब्जेक्ट टू योर अदर क्वालिटीज अदर देन ऑफिसर लाइक क्वालिटी। अगर आपके अंदर सिर्फ ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है और बाकी पूरे क्वालिटी है, पहले क्या होता था कि भैया एसएसबी में आप फेल हो, एसएसबी में आप फेल हो, आप मतलब घर जाओ, आप अफसर नहीं बन सकते। तो अभी की वर्तमान सरकार एक नई एक्सपेरिमेंट कर रही है, वो चाहती है कि मतलब दो सेना में जो मतलब भर्ती होने के लिए, सेना में अफसर बनने के लिए जो उत्साह के साथ आते हैं, उनको एक 2 दिन या 3 दिन का जो कैंप लगता है एसएसबी का, उसके अंदर अगर ये फैसला किया जाता है कि भैया पूरे 100 मार्क नंबर थे, उन 100 में आपने 80 मार्क प्राप्त किए, 20 मार्क आपके कटने की वजह से अगर आप पास नहीं हो पाते हो, तो उस सिस्टम को बदलने के लिए अभी क्या किया गया है, जो व्यक्ति ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जिसके पास नहीं है और बाकी पूरे क्वालिटीज में वो सक्षम है, उसको सरकार बोल रही है कि भैया ज्वाइन एज ए जेसीओ। ज्वाइन एज ए जेसीओ का मतलब है कि यू बिकम नायब सूबेदार, और 15 साल के आपके जेसीओ के सर्विस के बाद, यानी 15 साल का औसत अगर देंगे तो नायब सूबेदार की पदवी पे 5 साल, सूबेदार की पदवी पे 5 साल और सूबेदार मेजर की पदवी पे 5 साल रहने के बाद वो क्या बोल रहे हैं, यू विल गेन एडिक्वेट एक्सपीरियंस, यानी आपके पास पर्याप्त वो अनुभव आ जाएगा कि आप एक बटालियन को लीड कर पाओ और अफसर बन पाओ। तो जो व्यक्ति ऑफिसर लाइक क्वालिटी डिस्प्ले नहीं करता है एसएसबी में, जो करता है वो तो अफसर बनेगा, जो नहीं करता उसको अवसर दिया जा रहा है कि यू बिकम जेसीओ, और 15 साल की सर्विस के बाद यू विल बिकम ए प्रमोटेड पर्सन टू रैंक ऑफ कैप्टन और मेजर, मतलब कैप्टन का लेफ्टिनेंट है, तो 15 साल की सर्विस के बाद ये अफसर बन जाएगा। और जो डायरेक्ट ऑफिसर है और इसके पीछे उसके बीच में 15 साल या 20 साल का सर्विस का डिफरेंस रहेगा, और ये मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट कर्नल के आगे नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए जिनको उत्सुकता है, उनको पर्याप्त मतलब अवसर देने के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। और ये मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इनका इन्होंने जो फैसला किया है, इन्होंने निर्णय किया है, मेरे ख्याल से ये हमारे युवकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही उनके लिए उत्साहजनक रहेगा, और इससे काफी क्वालिटी सुधरेगी हमारे आर्मी में। ये एक बदलाव है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी, तो जी, बिल्कुल। बेसिकली ये है तो मतलब अगर हमारा समय अगर समाप्त हो रहा है और हमें अगर मतलब कंक्लूड करने का है, तो मैं तो अपना यही कहूंगा कि जो अनुभव आप किसी नागरिक को दे रहे हो सैनिक बनने के लिए, और वो अनुभव अगर समाज के लिए हम उसका पर्याप्त उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से देश के लिए ये अच्छा मौका है कि देश उस पर थोड़ा सा विचार कर ले, विचार विमर्श कर ले, और लोगों के बीच में मतलब इस बात का मतलब डिबेट भी होना चाहिए। ये मतलब ऐसा नहीं कि कोई अपन गारंटी कर देगा, और मुझे लगता है कि मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग किसी सैनिक को अध्यापक के रूप में देखने में किसी को आपत्ति हो, तो माधव अगर जी, सैनिक अध्यापक बनता है। हाँ, हाँ, जो दीपांकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपांकर जी आवाज आ रही है आपके अच्छा। पास? हाँ। हाँ, तो कोई प्रश्न है आपका? नहीं, समझ में आ गया वैसे पूरा। और कुछ कहना चाहते हैं आप? टाइम खत्म हो रहा है। हाँ, यही कहना चाहता हूँ, आर्मी वाले अगर टीचर्स बन के पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स अच्छा, के लिए अच्छी नॉलेज बढ़ेगी। अभी 1 मिनट से कम समय रह गया है, तो हम फिर से जुड़ सकते हैं 5 मिनट के लिए। मतलब ये क्या कहते हैं? नो प्रॉब्लम, एक्शन करें सर, जी एक्शन करें, जरूर एक्शन करें। जरूर मुझे एक और विषय बात करनी है। जी, जी, तो हम फिर से जुड़ते हैं। जरूर जरूर। ठीक है, तो मैं अभी इसको एंड करता हूँ, हम तुरंत फिर से इसको एंटर करते हैं।